हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस क्लासेस में। जैसा कि इस क्लासेस के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो झारखंड नगर पालिका सेवा परीक्षा एग्ज़ाम्स की रिगार्डिंग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और डेली बेसिस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राजस्व निरीक्षक की परीक्षा जो कि आपके अक्टूबर में प्रस्तावित है, तो मे भी इसमें जो है वो कुछ टाइमिंग जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करने उसके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होने वाला है और ये एग्ज़ाम्स और ये सेशंस। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रेवेन्यू जो निरीक्षक यानी राजस्व निरीक्षक का जो एग्ज़ाम्स लिया जा रहा है जेएसएससी के द्वारा लिया जा रहा है, और इसमें जो पेपर 3 है उसमें आपके जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स है ग्रेजुएशंस में उसके बेसिस पर जो है वो 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न जो है वो जीके जीएस से पूछे जाएंगे, यानी कि कुल पेपर 3 में जो है वो 150 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर जो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि मैथमेटिक्स से होंगे, हम उनका चर्चा यहाँ पर इस सेशंस में डेली बेसिस पे करेंगे। और इस स्टेज में हम बेसिक्स से जो है वो एडवांस तक जाएंगे, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पर बात करें तो क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक टू मॉडरेट पूछे जाएंगे। जैसा कि अभी जो लैब असिस्टेंट्स या फिर अन्य और जो एग्ज़ाम्स हुए, हाँ, अगर पीजीटी देखा जाए तो पीजीटी में थोड़ी सी जो है वो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लेवल के भी थे, लेकिन अगर जनरली अगर हम देखें तो इजी टू मॉडरेट ही उसमें भी थे। लेकिन जहाँ तक बात रही रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी बेसिक और थ्योरम बेस्ड होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जिस फॉर्मेट में आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे हम उसी के तहत जो है ये चर्चा करेंगे। और जो कंप्लीट कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं पीजीटी और टीजीटी के रिगार्डिंग वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स विल द मैट्रिसेस गिवन बिलो बिकम सिंगुलर। अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है वो हमें यहाँ पर सबसे पहले जानना है। तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स हम वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, जिसका अगर मॉडुलस हम निकालें उस मैट्रिक्स का, अगर सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो इसका अगर वैल्यू 0 हो जाए तो वैसे मैट्रिसेस को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और यहाँ पर मोड ए निकालने की कोशिश करेंगे और दिस विल बी 0। तो नाउ मोड ए अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो डैट मीन्स हम जो डिटर्मिनेंट्स की प्रोसेस या फिर जो मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं हम वही प्रोसेस यहाँ पर अडॉप्ट कर लेंगे। हम 8 को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, 8 को आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ से जो हमारा इन दोनों का गुना होगा, यानी 0 माइनस 6 दूना 12, फिर ये आपका माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा और x। अब नाउ दिस मल्टीप्लाई एंड दिस मल्टीप्लाई, ये ना, तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो 4 इंटू 0 0 एंड 12 इंटू 2 24। अब नाउ प्लस यहाँ पर 0 है, 0 इंटू समथिंग दिस विल बी ऑलवेज 0, वो हमेशा 0 ही होगा, यानी कि इतना बराबर जो होना चाहिए वो हमारा 0 होना चाहिए। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो यही चीज़ हमसे पूछा जा रहा था कि x का कौन से वैल्यू पर यह जो मैट्रिसेस दिया हुआ है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो नाउ यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं इसे तो माइनस 8 इंटू 12 और दिस विल बी माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस जो है वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और अगेन हम अगर इधर ले आते हैं तो माइनस 24x हो जाएगा।
अब नाउ यहाँ से हम 12 टाइम में यानी 2 बार में कट जाएगा, ये जीरो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया और यहाँ से ये 4 टाइम्स में, यानी कि इम्प्लाई डेट हम अगर x का वैल्यू देखें तो 4 आया, तो डैट मीन्स कि हमारा जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि अगर हमारा कोई मैट्रिसेस दिया हुआ हो और ये पूछा जाए कि सिंगुलर मैट्रिसेस कब होगा, अगर इस प्रकार की कोई वैल्यू x दिए हुए हैं, तो उस केसेस में हम मॉडुलस a या फिर हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेंगे और वो 0 से इक्वेट कर देंगे, देन हमें ये वेरिएबल्स पता चलेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें नेपोटिज्म और भी बहुत सारे जो है वो कॉन्सेप्ट आते हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 बेसिकली चर्चा करेंगे। दूसरे क्वेश्चंस में आते हैं। दूसरे क्वेश्चंस में है द फंक्शंस f ऑफ z uz प्लस i vz z belongs to c is the complex number is analytic if and only if। देखिए कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस हैं वो एनालिटिक कब होगा, जब कुशी रीमान इक्वेशन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, या फिर ठीक है CR इक्वेशन कुशी रीमान इक्वेशन जब सेटिस्फाई करता है तो वो आपका एनालिटिक फंक्शंस होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर कुशी रीमान इक्वेशंस की हम बात करें तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, v विथ रेस्पेक्ट टू y एंड u x विथ रेस्पेक्ट टू y एंड v विथ रेस्पेक्ट टू y। अब इनके बीच यानी जो 4 डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे u v के सापेक्ष में x और y के, तो इनके बीच एक रिलेशंस होता है, और वो जो रिलेशन होता है वो क्या रिलेशन होता है, तो देखिए कुशी रीमान इक्वेशंस ये होता है कि डेल u बटा डेल x बराबर डेल v, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डेल v बटा डेल y, एंड दिस विल बी डेल u अपॉन डेल y, दिस विल बी नेगेटिव ऑफ डेल v बटा डेल x। तो दिस इज द कुशी रीमान इक्वेशंस। और कोई भी हमारा एक फंक्शंस दिया हुआ है f ऑफ z जो u और v के फॉर्म में, u एंड v जो है वो आपका x और y के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर अगर ये इक्वेशंस को अगर सेटिस्फाई करता है ये फंक्शंस, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शंस कुशी रीमान इक्वेशंस है। एक यहाँ पर हार्मोनिक कंजुगेट्स की बात आती है, तो हार्मोनिक इक्वेशंस क्या होता है वो भी यहाँ पर जान के आपको रखना है। ऐसे अगर कोई फंक्शंस अगर एनालिटिक फंक्शंस है तो वो हार्मोनिक कंजुगेट को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, लाप्लास इक्वेशंस को भी जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर अगर हम हार्मोनिक की बात करते हैं, हार्मोनिक इक्वेशन, तो हार्मोनिक इक्वेशंस क्या होता है, तो हार्मोनिक इक्वेशंस होता है कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x square and plus second derivative of u with respect to y square is always 0, and del square v upon del x square plus del square v upon del y square, this will be 0। तो this इक्वेशन इज हार्मोनिक इक्वेशन। अगर कोई फंक्शंस हमारा f ऑफ z जो है हार्मोनिक फंक्शंस है, तो उस केसेस में u और v के केसेस में ये भी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो ये कुशी रीमान एनालिटिक फंक्शन से बेसिक क्वेश्चन से जो है आपको एडवांस लेवल तक के यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा कि सेटिस्फाई कुशी रीमान इक्वेशन, तो देन इट इज एनालिटिक फंक्शन। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपके दो कथन दिए गए हैं स्टेटमेंट, जिसमें स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी है। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ए क्या कहते हैं, एवरी एनालिटिक फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पावर सीरीज, और बी स्टेटमेंट है टेलर सीरीज इज अ पावर सीरीज। अब देखिए स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं, तो प्रत्येक जो एनालिटिक फंक्शंस है वो पावर सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। पावर सीरीज है क्या,
तो समेशन ऑफ n 0 टू इनफाइनाइट an x माइनस सी रेज टू द पावर n को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं a0 प्लस a1 x माइनस सी प्लस a2 x माइनस सी का होल स्क्वायर एंड डॉट 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 सो ऑन। तो एनालिटिक फंक्शंस को हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये जो पावर सीरीज है वो टेलर सीरीज का ही जनरलाइज्ड फॉर्म देखने को मिलता है। तो यानी इस प्रकार से ये दोनों कथन जो है आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि कितनी बेसिक और बारीक चीज़ों को जो है यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49, तो देन जी इज अबेलियन ग्रुप, जी इज साइक्लिक ग्रुप, जी इज नॉट अबेलियन, या फिर सेंटर ऑफ जी हैज ऑर्डर 7। अब देखिए यहाँ पर अक्सर आप लोग अगर चीज़ों को ध्यान में अगर नहीं रखें ग्रुप के रिगार्डिंग तो आप डी में आंसर कर जाते हैं, और यही चीज़ आपका गलत, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि हम ऐसे ऑप्शंस को सेट करें जिसमें कि कैंडिडेट को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो अगर उनको सही जानकारी प्राप्त न हो तो देखिए जब भी अगर कोई ग्रुप यानी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप कब फॉर्म करता है, जब वह क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को अगर ऑक्यूपाई करता है तो उसे हम ग्रुप कहते हैं, और जब उसमें कम्युटेटिव लॉ भी ऐड हो जाता है तो उसे हम एबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो ये तो हमारा ग्रुप और एबेलियन ग्रुप के सापेक्ष में चर्चाएं किए। अब देखिए जब कोई ग्रुप जो है वो ऑर्डर पी स्क्वायर का हो, ठीक है, पी स्क्वायर का हो, अगर पी अगर प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पर 49 है तो ये 7 का स्क्वायर है और 7 एक क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना था। तो अगर हमारा पी स्क्वायर, चूंकि ऑर्डर जो है वो 7 का स्क्वायर है और 7 जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो अब ये क्या होगा, तो अबेलियन ग्रुप होगा, यही ना। अगर पी स्क्वायर में ऑर्डर हो और पी अगर प्राइम नंबर हो तो वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो यहाँ सही आंसर डी नंबर, ए नंबर हो जाएगा। और अभी हमने बताया कि कोई भी ग्रुप अबेलियन ग्रुप कब होता है, तो ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव हो गया, क्लोजर, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी। हाँ, ये एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये अगर 4 प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो वो ग्रुप होगा। और अगर कम्युनिकेटिव, ठीक है, कम्युनिकेटिव अगर प्रॉपर्टी अगेन अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो वो अबेलियन हो जाते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा था उसमें हमारा आंसर हो जाएगा अबेलियन ग्रुप। अब यहाँ से भी ग्रुप और रिंग, इनसे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन बारीकियों को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक क्वेश्चन जो है वो आपका फील्ड से है, ठीक है, रिंग, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत टॉपिक्स आते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर इफ इज अ फील्ड तो देन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होगा, fx is an euclid domain, fx is a principal ideal domains, या fx is a unique factor domain, UFD। तो देखिए अगर कोई भी फील्ड है तो ये तीनों क्राइटेरिया को होल्ड होता है, करता है, ठीक है। अगर कोई फील्ड है, ठीक है, कोई भी अगर फील्ड है तो यानी कि अगर कोई रिंग है तो उसमें अगर नॉन डिवीजन लाई करता हो तो हम उससे फील्ड कहेंगे। और अगर कोई फंक्शंस हमारा फील्ड होता है तो वो यूक्लिडियन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियन डोमेन और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये तीनों। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल
ऑफ एबव आर करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वेयर p and x are functions of x only to have the integral factor is what। अब देखिए इंटीग्रल फैक्टर इसी को IF कहा जाता है और IF निकालने का जो सिंपल सा प्रोसेस है, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो और dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई क्यू, यानी कि सपोज हमारा जो एक इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस log x y इक्वल्स टू और साइन एक्स, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर p और q जो है वो क्या है, x का फंक्शंस है, x ओनली। तो नाउ अगर हम इंटीग्रल फैक्टर हम अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो इसके लिए सैंपल्स हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन p, यहाँ पर देखिए p है p एंड dx, p एंड dx हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो e यानी IF हम अगर इसका निकालना चाहें तो IF क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx का इंटीग्रेशन, और log x का 1/x होता है। या फिर आपको सिंपली इस तरह से भी पूछा जा सकता है dy बाई डी एक्स this will be plus 1/x y and this equals to x क्यूब या फिर x4 कोई भी दे। तो अगर इस फॉर्मेट में हो तो हमें जो इंटीग्रल फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं वो इस फॉर्मेट में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर ये प्रोसेस मालूम है तो हम आसानी से अगर कोई भी p और q के जगह पर कोई भी अगर x का फंक्शन दिया गया है तो हम आसानी से IF निकाल लेते हैं। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए IF इंटीग्रेशन फैक्टर और CF निकालते हैं, है ना, CI। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है इफ़ द लैग्रेंजियन डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम एक्सप्लिसिटी। तो देखिए अगर हम लैग्रेंजियंस की बात करें तो सिंपल सा हम क्या लिखते हैं कि L बराबर और t माइनस बी, ठीक है। यह लैग्रेंजियंस इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करता है। तो एक रिलेशंस होता है कि डेल एच अपॉन डेल टी बराबर डेल एच अपॉन डेल टी बराबर माइनस डेल ऑफ L अपॉन डेल टी। अब नाउ यहाँ पर t को क्या करना है, नॉट टाइम एक्सप्लिसिटी, यानी कि हमें टाइम को इंडिपेंडेंट करना है, यानी कि व्हेन L इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम t, ये अगर t पर इंडिपेंडेंट हो तो ऑब्वियस है कि डेल h बाई डेल टी को जीरो होना होगा, और अगर इसे जीरो होना होगा तो ऑब्वियस है कि h को कांस्टेंट रखना होगा, क्योंकि जब हम किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशंस करते हैं तो अगर वो फंक्शंस कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशंस क्या होता है, जीरो होता है। तो उस केसेस में यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो द हैमिल्टनियन इज कांस्टेंट, हैमिल्टनियन इज नॉट कांस्टेंट, द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो नाउ दिस विल बी हैमिल्टनियन इज कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ये मैकेनिक्स से संबंधित प्रॉब्लम्स है और मैकेनिक्स में काफ़ी बेसिक चीज़ों ही से पूछे जाते हैं। कुछ तो पोर्शंस हमारा फिजिक्स के हैं और कुछ जो है वो प्योर मैकेनिक्स के हैं, जिसमें लैग्रेंजियन हो गया, फिर अन्य और जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखना है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है जो कि प्रोबेबिलिटी से है। इफ़ A and B are two event तो such that PA less than 0 and PB not equals to 1, तो then P A bar upon B bar is equals to what। तो देखिए इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है हमें
म्यूचुअली और बेयर्स थ्योरम्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस आप बेसिक चीज़ें जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वह 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर 0 होता है तो वो वहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी की चांसेस नहीं है, जब 1 हो जाता है तो श्योरिटी हो जाती है। और अगर हम पी डैश निकालना चाहें यानी कि न आने की प्रायिकता, तो 1 माइनस पी हो जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब ये जो है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है और इनमें आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शंस नंबर सी जो है वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड है। और ऐसे अगर हम देखें तो बहुत सारे चीज़ें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव ये वगैरह जो है पॉइजन्स ये आपके सिलेबस में है। तो हम लोग 1 बाय 1 जब सेशंस यहाँ पर देखेंगे डेली बेसिस पे तो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि थ्योरेटिकल तो हमारे कॉन्सेप्चुअल रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल्स को भी प्रेफर करेंगे। अगला प्रश्न है इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यानी कि LPP। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स ऑल आर लीनियर। दूसरा है ओनली ऑब्जेक्टिव फंक्शंस टू बी लीनियर, ओनली कॉन्स्टेंट आर टू बी लीनियर, या फिर ओनली वेरिएबल्स आर टू बी लीनियर। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम LPP की बात करते हैं तो इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह होता है मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज। और मैक्सिमाइज जो होते हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में होते हैं, ये ना, यानी Z इक्वल्स टू C1x1 C2x2 प्लस डॉट 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 CnXn। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द फंक्शंस जिसमें कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को हम लोग शो करते हैं। वहीं ऑब्जेक्ट्स टू द कांस्टेंट टू द सब्जेक्ट्स की हम अगर बात करते हैं या फिर सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, ठीक है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में क्या होता है कि हमारे इक्वेशंस जो है वो अगेन लीनियर इक्वेशंस में ही दिए रहते हैं, जैसे कि इस फॉर्मेट में होता है AI1 x1 प्लस AI2 x2 प्लस डॉट 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 AIN xn, ये इक्वल टू 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0 कुछ भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होते हैं। और अगेन यहाँ पर जो है वो xi एंड yi, अगर हमारा यहाँ पर xi या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं x1 x2 डॉट 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 xn ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर ये जो है LPP के स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि हमारा क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ क्लू यहाँ पर आपको मिल रहा होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है वो क्या है, लीनियर ही है और कांस्टेंट भी लीनियर है, तथा जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इसमें जो x है वेरिएबल वो भी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हमारा इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कांस्टेंट एंड वेरिएबल ऑल आर लीनियर। अब यहाँ पर एक दो और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई LPP इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अब यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इज ऑफ मैक्सिमाइज टाइप। यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं
कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, तो मैक्सिमाइज टाइप के होते हैं। दूसरा कि ऑल कांस्टेंट आर एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन, जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू, हाँ ये दिया हुआ है z, और यहाँ पर कांस्टेंट जो हो जाएगा वो x1 प्लस 3x2 प्लस x3 ग्रेटर देन 0, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये सारे जो हैं वो इक्वेशंस के जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो इक्वालिटी या फिर इक्वेशंस के केसेस में होते हैं, और राइट हैंड साइड ऑफ ईच कांस्टेंट, प्रत्येक कांस्टेंट के राइट साइड जो है वो होते हैं वो नॉन नेगेटिव, और जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं, और LPP से काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके अलावा LPP को हम विभिन्न मेथडों से, जैसे बेसिक सॉल्यूशंस निकाल कर और सिंप्लेक्स मेथड, तो यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड बहुत ही कारगर अप्रोच है LPP को सॉल्व करने का। तो हमें यहाँ पर ये भी पूछे जा सकते हैं कि LPP को हम किस मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो बेसिक फिजिबल मेथड, फिर जो है आपका सिंप्लेक्स मेथड वगैरह वगैरह जो यहाँ पर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच आर ट्रू, इनमें से कौन जो है वो सही है, ठीक है। विच आर ट्रू, पहला है स्टोक्स थ्योरम हैड रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। दूसरा है गॉसेस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस हैड रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, and the volume integral is triple integration of f dv, और डी नंबर है ऑल ऑफ एबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो वेक्टर स्पेस के तहत वेक्टर के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें जो स्टोक्स थ्योरम है, गॉस थ्योरम है, इनमें रिलेशंस, तो जी हाँ, जहाँ स्टोक्स थ्योरम जो है वो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच रिलेशंस को होल्ड करता है, वहीं गॉसेस थ्योरम जो है वो सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच के रिलेशंस को आइडेंटिफाई करता है। और किसी भी सरफेस का अगर हम उसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना चाहें तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीवी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हैं, तीनों के तीनों। अब स्टोक्स थ्योरम को मैथमेटिकली किस रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए स्टोक्स थ्योरम की हम अगर बात करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि लाइन इंटीग्रल जो है वो सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच जो है वो रिलेशंस को हेल्ड करता है। तो स्टोक्स के जो मैथमेटिकल फॉर्म जो है स्टोक्स थ्योरम का, ठीक है, मैथमेटिकली जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू डी आर, दिस विल बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट यूनिट वेक्टर और ds, ठीक है। ये आपका मैथमेटिकली स्टोक्स थ्योरम को दिखाया गया। वहीं अगर हम गॉसेस थ्योरम को मैथमेटिकली देखेंगे किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो दैट मीन्स कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ और ds इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ s, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्टोक्स थ्योरम को, और मैथमेटिकली स्टोक्स थ्योरम को जो है वो इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पर गॉसेस और स्टोक्स ये काफ़ी, ठीक है,
वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरम्स हैं, और जिसमें कि गॉस थ्योरम लाइन और सरफेस इंटीग्रल के बीच रिलेशंस को हमें बताता है, जबकि गॉसेस सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच। तो ये यहाँ पर आज हम लोगों ने 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा की है, और ये सेशंस हम लोग डेली बेसिस पर देखेंगे। और इसमें जिस पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम पूछे जाएंगे या फिर एग्ज़ाम में जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें आपके ये जो क्वेश्चंस हैं और इनके रिगार्डिंग जो हम फैक्ट्स आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहें, और जो भी आपके क्लासेस हो रहे हैं उनको आप ज़रूर देखें, और जो पेड कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि कंप्लीट, देखिए अभी भी आपका जो है वो डेट ऑब्वियस जो है वो एक्सटेंड होंगे, तो आप उस रिगार्डिंग अगर क्लासेस में ज्वाइन करते हैं तो 1.5 से 2 महीने अगर आप पूरी तरह से सीरियसली हैं, जैसे CGLs के डेट जो है वो दिसंबर में रखे गए हैं, तो अब देखिए ये तो कंफर्म है कि CGL से पहले जो है आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। तो उस के अगर हम मद्देनज़र देखें तो आप कंटिन्यूसली अगर 2-3 सेशंस को करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका जो मेन टॉपिक्स यानी मेन पोर्शन है, ऐसे तो हमारा टारगेट रहेगा कंप्लीट करने का, तो वो हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कोर्सेस में ज्वाइन कर अपनी प्रिपरेशंस को जो है वो बेहतर करने का, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लें और पेड कोर्सेज के बारे में, तो जैसा कि झारखंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स होंगे इस पोस्ट के लिए, तो इसके लिए जो मैथ्स के सिलेबस हैं जिसमें कि आपका 15 टॉपिक्स दिए गए हैं, और यहाँ से जो है वो 100 प्रश्न आएंगे। तो इसका जो अभी आपका फ़ी पड़ रहा है, ऑफ़र फ़ी, वो 4000, ठीक है। आपके 4000 में जो है मैथमेटिक्स के कंप्लीट कोर्स को करवाए जाएंगे, और इसमें थ्योरी पोर्शंस के साथ साथ आपको लॉट ऑफ MCQs कराए जाएंगे। और जैसा कि हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया जिस प्रकार के क्वेश्चंस का, तो उसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चंस का जो है इसी तरह से डिस्कशंस भी करेंगे। वहीं जैसा कि अभी जो है आपका JTET यानी सहायक आचार्य, और जिसमें कि अगर हम देखें तो सहायक आचार्य में अगर मैथ्स और साइंस नहीं हुए हैं तो इसके अंतर्गत आपके 3 टॉपिक्स 5 सब्जेक्ट में से चुनने हैं, कोई भी 3 आप चूज कर सकते हैं। तो इसके भी कोर्सेस आपका चल रहे हैं, और इन कोर्सेज के लिए, ठीक है, पेपर 3 और पेपर 4 है तो आपका 7000 जो है वो अमाउंट पड़ रहा है। तो ये फीस स्ट्रक्चर से, बाकी जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।